वक्त गुजर गया। 16 बरस की थी। जी चाहता हर वक्त आईने के सामने खड़ी रहूं, खुद को देखूं और शर्माऊं, अपने ही अक्स में खो जाऊं, और फिर तसव्वुर के चमनजार में उड़ती उड़ती कायनात के हसन में कहीं दूर निकल जाऊं। लेकिन इसके प्यार ने मेरे पर बांध रखे थे, मैं इसके सिवा किसी और का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन उन दिनों मेरी जान मुसीबत में थी। रेहान मेरे मामू का बेटा, जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत था, उम्मी से मिलने रोज आता, लेकिन कुन आँखों से मेरी तरफ देखता रहता। सच कहूं तो मुझे इसका यूं देखना अच्छा नहीं लगता था। मीर आलम भी मेरा किरण था। रेहान ननियाल से तो आलम ददियाल है, वो भी ऐसे ही आके उम्मी के पांव दबाता, लेकिन नजरें इसकी मेरा ताकुब करती। मेरी जान मुसीबत में थी। दोनों ही अच्छे थे, दोनों मुझे चाहते थे और मुझे से शादी के तलबगार थे। उम्मी मगर कोई फैसला नहीं कर पा रही थीं कि किसको अपना दामाद मुंतखब करें और किसको मना कर दे। रेहान के वालिदैन ज्यादा अमीर न थे, लेकिन माँ से रिश्ता था, तभी माँ चाहती थीं कि इसे दामाद बुना ले। मीर आलम मेरे वालिद का भतीजा था और अमीर बाप का बेटा था, उनका वो चहीता भी था। उनके सगे भाई का नूर चश्म हसन में रेहान से बढ़कर तालीम में भी आगे। ऐसा रिश्ता कौन ठकराता है। मैं दोनों से छपती रहती, ज्यादा बात ना करती। जब में से कोई आता मैं किचन में घुस जाती। उम्मी बिलात तो भी सामने जाने से कतराती थी। एक दिन दोनों की माएँ रिश्ता तलब करने आ गईं। रेहान की वालिदा सुबह को आएं तो ताईजी शाम को। ऐसे मौक़ों पर माएँ हवास बाख्ता हो जाती है। मेरी माँ का भी कुछ ऐसा ही आलम हुआ। रात को वालिद साहिब से मशवरा लिया। वो झट से बोले, रेहान को इनकार कर दो और मीर आलम को कबूल कर लो। वो मेरा भतीजा है, मैं बड़े भाई को कैसे इनकार कर सकता हूँ। उम्मी जान के अरमानों पर उस पड़ गई और दुख से आंसू निकल आए। मुझे अलबत्ता कोई दुख ना था, बल्कि वालिद का फैसला अच्छा लगा। दिल को दिल से राह होती है। मैं जानती थी मीर आलम को मुझसे ज्यादा मेरे वालिदैन से मोहब्बत थी। वो उनको ऐसे ही चाहता था जैसे अपने वालिदैन को चाहता था। हमारे मामू ताया चचा सब इसी शहर में रहते थे। मामू वाले कम आते, लेकिन ताया चाचू रोज आते, अगर ना आते तो हम चले जाते थे। जिस दिन मेरी मीर आलम से मुलाकात ना होती, लगता सूरज निकला ही नहीं। मेरी दोस्ती आलम की बहन नियाज बीबी से थी, हम उसको नाजो बुलाते। इसकी और ताईबी की ख्वाहिश थी कि मैं उनके घर की बहू बनूं। एक दिन नाजो की ज़बानी पता चला कि मीर आलम अपनी खाला के घर कराची जा रहा है। ये सुआन में रंजीदा हो गई। 100 तरह के अंदेशे दामनगीर थे। इसकी खाला की बेटियां थीं और मैंने सुना था कि खाला इसे दामाद बनाना चाहती है। मैंने बहुत दावा की कि वो कराची न जाए। जुबान से कह ना सकती थी कि इसके साथ बेतकल्लुफी न थी, इसलिए रोक भी ना सकी। वो चला गया और मैं 100 अंदेशे दिल में छुपाए सिसकती रह गई। अब ताई का घर काटने को दौड़ता था। मैंने उनके घर जाना छोड़ दिया। नाज़ो शको करती कि अब तुम हमारे घर क्यों नहीं आती। इसे क्या बताती कि क्यों नहीं आती। मीर आलम एक माह के लिए गया था और 3 माह लगा दिए। नाज़ो बताती कि भाई वहां बहुत खुश है, इसका दिल लग गया है, तभी लौटने का नाम नहीं ले रहा। मैं ये बातें सुनती तो दिल बैठ जाता। अब मुमानी और रेहान का अफसुर्दा चेहरा याद आता, जिनको हमने मीर आलम की खातिर ठुकरा दिया था। शायद हमें उनके खुलूस को ठुकराने की सजा मिली थी। उधर आलम और उसकी खालाजाद नीलम के बारे एक हो जाने की चा में गोयन ताया के घर में शुरू हो गई थी। उधर मुमानी जान आखिरी बार रेहान के लिए हमारे घर मिन्नत समाजत करने आ गई, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैं समझ रही थी कि मीर आलम जरूर आएगा, वो नीलम से शादी नहीं करेगा। उम्मी जान ने आखिरी बार मुझसे पूछा, बेटी क्या ख्याल है, तुम्हारी मुमानी को हाँ कर दूं? तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दिल को यकीन था आलम जरूर आएगा और मुझको इसका इंतज़ार करना चाहिए। आखिरी बार इनकार सुआन कर मुमानी फिर नहीं आई, बल्कि खफा होकर चली गईं और अपनी भांजी से बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया। यम रेहान और माहम एक हो गए। अब मामू हमारी तरफ नहीं आते थे, लिहाजा हमें इल्म न था कि वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन दिनों मुझे इन लोगों की परवाह भी नहीं थी। मेरे दिल के धागे तो ताया के घर से बंधे हुए थे। मुझे को इंतजार था तो इसका, जो कराची जाकर वहां का हो रहा था। इसे तो किसी की याद भी नहीं आती थी। कराची शहर ने इसके पीर जकड़ लिए थे। मेरे अरमान मेरी सोचों के जाल में कैद थे। आलम के सवा किसी और बारे सोच भी ना सकती थी। इसे गए कुछ माह हो चुके थे। एक दिन कराची से हमारी एक रिश्तेदार आसमीन आई।
اس نے بتایا کہ عالم نے کمپیوٹر کورس میں داخلہ لیا ہوا ہے اور وہاں بہت خوش ہے۔ اس کی خالہ ہر صورت اس کو اپنا داماد دیکھنا چاہ رہی ہیں، تبھی وہ اس کو پڑھا رہے ہیں تاکہ بیرون ملک بھجوا سکے۔ یہ سن کر میری امیدوں کے سارے چراغ بجھ گئے، ہر آس دم توڑ گئی۔ بہت روئی، اس قدر دال کی ہو گئی کہ مر جانے کے سوا کوئی اور بات نہ سوچتی تھی۔ نازو مجھے تسلی دیتی کہ خاطر جمع رکھو، میرا بھائی ضرور آئے گا، وہ شادی تم ہی سے کرے گا۔ میرے پاس نازو کی باتوں پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے خود تو کبھی میر عالم سے بات نہ کی تھی، ہم نے کبھی اقرار محبت نہ کیا تھا، تو اب میں نیاز بی بی کی باتوں پر اعتبار کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی۔ امی اور بابا جان اس انتظار میں تھے کہ تایا اور تائی آ کر رشتے کی بات کچی کریں، لیکن انہوں نے ایک بار بھی رشتے کے معاملے پر بات نہ کی، شاید وہ بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ 6 ماہ بعد سانا کہ میر عالم آ گیا ہے۔ میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے چین تھی۔ لگتا تھا کہ وہ کراچی سے آتے ہی ہمارے گھر آئے گا، مجھے پہلے کی طرح کن اکھیوں سے دیکھے گا اور کہے گا آج کسی نے ہمیں چائے کا بھی نہیں پوچھا۔ ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ ہمارے گھر آیا اور نہ ہی اس نے مجھے کن اکھیوں سے دیکھا۔ میں نے سنا وہ ہماری طرف آنے کا نام نہیں لے رہا۔ میں نے یہ بھی سنا کہ وہ کہتا ہے کراچی اچھا شہر ہے اور اب میں کراچی میں ہی رہوں گا۔ میں یہ باتیں سنتی تو دل بیٹھ جاتا۔ وہ نہ آیا اور میری امیدوں کا تاج محل ڈھہ گیا۔ روز آنے والا جب یوں اپنے دیدار سے محروم کر دے تو چاہنے والے کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ تو انتظار کی آگ میں جلنے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ میں بہانے سے یاسمین کے گھر گئی۔ اس کا گھر نازو کے گھر سے ملا ہوا تھا۔ سوچا وہاں سے چھت پر جا کے دیکھوں، شاید وہ نظر آ جائے۔ یاسمین نے سمجھ لیا تھا میں کیوں آئی ہوں۔ وہ مجھے اپنی چھت پر لے گئی، تقدیر مہربان تھی، حسن اتفاق کے مجھے سامنے ہی وہ نظر آ گیا۔ وہ بھی اپنی چھت پر کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ اچانک اس کی نظر میری جانب اٹھ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ مجھے اس میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئی سوائے اس کے کہ اس کی صحت قابل رشک حد تک اچھی ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ مطلب تھا کہ میں آج کل میں تمہارے گھر بھی یوں گا ابھی مصروف ہوں۔ خادی کی شان جس کو ایک روز کاٹنا بھی محال لگتا تھا، وہ اب اتنا مصروف تھا کہ اپنے چچا کے گھر آنے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا تھا۔ میں اس کے اس طرز عمل کو کیا سمجھتی؟ میں خوش تھی مگر ناخوش بھی تھی۔ بوجھل قدموں سے گھر آ گئی، جو کام کرتی گم سم ہو جاتی، کام کرنا بھول جاتی تھی، سوچتی تھی یہ سب کیا ہے؟ کیا وہ بدل گیا ہے؟ اس کا طرز عمل عجیب ہو گیا تھا۔ اس بات کی تہ میں کوئی بات تو پوشیدہ تھی۔ اگلے دن وہ ہمارے گھر آیا۔ مجھے دیکھ کر اشارے سے سلام کیا۔ میں نے مسکرا کر سر جھکا لیا تھا۔ وہ حسب معمول امی جان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں کچن میں اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ سوچنے لگی ہم مشرقی لڑکیاں بھی کیسی بھولی ہوتی ہے، کسی سے کچھ کہہ سوان بھی نہیں سکتی، جس کو دل کا مالک بنایا تھا۔ کاش اس سے ایک سوال کر لیتی کہ عالم سچ سچ بتا دو، کیا تم مجھ سے شادی کر رہے ہو؟ امی سے باتیں کر وہ چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کچھ کہا نہ سنا۔ میں بھی اس سے کچھ نہ جان سکی کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ چند دن رہ کر وہ کراچی لوٹ گیا کیونکہ اسے کورس مکمل کرنا تھا۔ جاتے ہوئے بھی وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر نہ گیا۔ کیسے کہتا، ہمارے خاندان میں رواج ہی نہ تھا۔ اس بار تو ایسا گا جیسے وہ میر اسب کچھ ہی مجھ سے چھین کر لے گیا ہے۔ میرا دل خالی ہو گیا تھا۔ امی ابو کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کے والدین نے رشتے کے لیے سرسری پوچھا تھا، کوئی واضح بات نہیں کی تھی۔ گویا ان کا خیال بدل گیا تھا، ورنہ کوئی تسلی آمیز بات تو کرتے۔ یقیناً وہ نیلم کو بہو بنانے بارے سوچ رہے تھے۔ نازو نے ایک دن بتایا کہ اس کے والدین کراچی جا رہے ہیں۔ خالہ نے بلایا ہے، وہ نیلم کا رشتہ طے کرنا چاہتی ہے۔ اگر میری ماں کو نیلم پسند آ گئی تو وہ اس کا رشتہ میر عالم سے لے کر دیں گی۔ یہ خبر قیامت تھی جو مجھ پر گزر گئی۔ اس دن میں بالکل مایوس ہو گئی۔ اس بات کی بھنک امی جان کے کان میں پڑی تو وہ بھی افسوس کرنے لگیں کہ یہ کیسی بھول ہم سے ہو گئی۔ اے کاش کہ میں ہما کا رشتہ اپنے بھانجے ریحان کو دے دیتی تو آج اس طرح لینے کے دینے نہ پڑتے۔ اب تو وہ بھی ہاتھ سے گیا اور عالم بھی ہاتھ نہ آیا۔ امی بیمار پڑ گئیں۔ وہ پیلی زرد ہوتی گئیں جیسے یہ غم ان کا کلیجہ کھا لے گا۔ کبھی لوٹی ہوئی خوشی واپس مل جاتی ہے اور وہ مراد بر آتی ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔
उन्हीं दिनों जब मीर आलम कराची चला गया और उम्मी मायूसी के घटा टोप अंधेरे में डूबी हुई थी, अचानक उम्मीद की किरण जागी। किसी ने इत्तला दी कि रेहान का बीवी से झगड़ा हो गया है और वो रूठ कर मैके चली गई है। सास ससुर मनाने गए लेकिन उन लोगों ने तलाक का मुतालबा कर दिया। उन दिनों रेहान की बीवी एक बेटे की मां बन चुकी थी। इसने मजबूर होकर बीवी को तलाक दे दी। बीवी ने बेटा भी रेहान को दे दिया और उनका घर छोड़कर चली गई। अब रेहान को अपने बच्चे की परवरिश के लिए एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो बच्चे को मां का प्यार दे सके। रेहान को मुझ पर एतमाद था कि मैं ही वो हस्ती हो सकती थी जो उसके बच्चे को मां का प्यार दे सकती थी। मामू और मुमानी की भी देरीना ख्वाहिश थी मुझे बहू बनाने की। वो एक बार फिर हमारे दरवाजे पर सवाली बनकर आ गए। इस बार उम्मी जान ने अपने भाई को लौटाना मुनासिब ख्याल न किया और मेरी मंगी रेहान से कर दी गई। मैंने कोई एहतजाज न किया। उन दिनों मेरी हालत मर्दों से बदतर थी। जिसके लिए जी रही थी इसने मेरी खबर तक ना ली। इस बार उम्मी की बात को ना ठुकरा सकी। उम्मी ने रिश्ते के मामले को बहुत राज में रखा। किसी रिश्तेदार को कानों कान खबर ना होने दी। उन दिनों नाजो मेरी वाहिद गमगुसार थी। इससे गम बांधती, वो मुझे गिले लगाती, मेरे आंसू पोंछती, मगर वो बेचारी क्या कर सकती थी। यास्मीन भी मेरी हमराज थी और मेरा दुख सुआन कर रू देती थी। सहेलियां बड़ी दौलत होती हैं, खास तौर पर जब इंसान का दिल दाखा हुआ हो तो दोस्तों का सहारा नेमत होता है। वालिदैन के सामने जुबान खोलना मेरे बस में नहीं था। सिर्फ उम्मी जान से कहती थी, अपने मेरा रिश्ता इतनी जिल्द क्यों तय कर दिया, कुछ तो और सब्र कर लिया होता। हम तेरे भले की सोचते हैं, उम्मी जवाब देती थी। रेहान अच्छा लड़का है, तुमसे प्यार करता है, तुम मामू की बहू बनकर सुखी रहोगी। 1 साल बाद मीर आलम लूट आया। आते ही वो खुश खुश हमारे घर आया। उम्मी के इसी तरह पांव छुए और मुझसे चाय की फरमाइश की, लेकिन यहाँ तो 1 साल में 1 सदी बदल चुकी थी। माँ ने इसे बताया कि मैंने हुमा की मंगी रेहान से कर दी है। ये खबर सुनते ही इसका रंग उड़ गया और हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया। ये आप क्या कह रही हैं? गो अल्फाज इसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। वो बगैर चाय पिए उठकर चला गया, जैसे किसी ने इसको इसके बहुत प्यारे की मौत की खबर दे दी हो। इसके वहम गुमान में ना था। उम्मी ऐसी बात कहेंगी अपनी दानिस्त में, तो वो मुझे अपना समझ चुका था। इसके वालिदैन भी आए, मगर उम्मी ने कहा कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी। मैंने तो अब जुबान दे दी है, मैं अपने भाई और भाभी को क्या जवाब दूंगी। मीर आलम उन दिनों उजड़ा उजड़ा लगता था। ये वही था जो हमा वक्त हंसता मुस्किर अता रहा करता था। अब तो अपनी हालत मजनू ऐसी बना ली थी। वो अक्सर बिला मकसद अपनी छत पर टहलता रहता। एक रोज मैं छत पर गई तो वो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा हुआ था। किस कदर बदहाल और उदास था। इसने कई दिनों से लिबास तब्दील न किया था। जब निगाह मुझ पर पड़ी, इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और मेरी आंखों से इन सोहे का सैलाब रवां हो गया। मेरी मंगनी के बाद से ताया और ताई ने हमारे घर आना छोड़ दिया था। वो इस रिश्ते से खफा थे। अब तो मीर आलम से मलना भी मुहाल था, मलना तो कुजा उसकी एक झलक देखना भी जुर्म था। एक दिन असमीन आई। मिन्नत समाजत से मुझे अपने घर ले गई और ताई के हाथ चलने को कहा। मैं डरते डरते गई। ताई ने गिले लगाया और बहुत रोयूं कि हमसे कोताही हो गई, हम तो समझते थे कि तुम हमारी हो और ये रिश्ता पक्का है। जब हम मुझसे कहेंगे तो इनकार ना होगा। हमें क्या खबर तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी पड़ जाएगी। हमको खबर तक न लगने दी और ना हम पहले ही रिश्ता पक्का कर लेते। ताई जी की बात सुनकर मैं भी अपने दुख को काबू ना कर सकी और खूब रोई। थोड़ी देर बाद मीर आलम आ गया। मेरी समझ में कुछ न आ रहा था कि क्या बात करूं, मैं तो बस रोए जा रही थी। वो भी चुप था, मगर उसकी आंखें बह रही थीं। इसने कहा, हुमा तुम शादी से इनकार कर दो, मगर अब मेरे लिए ऐसा मुमकिन न था। मैं चाहते हुए भी अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी और ना अब उनको शर्मिंदा कर सकती थी। मैं रोती हुई वापस घर लौट आई, अपने वालिदैन की इज्जत की खातिर। शादी के दिन जो मेरी हालत थी वो मैं ही जानती थी। ताया वाले मेरी शादी में नहीं आए, मेरे ननियाली रिश्तेदार ज्यादा आए। मैं रेहान की दुल्हन बनकर उसके घर चली गई और वो तमाम ख्वाब जो मैंने मीर आलम के साथ देखे थे चिकनाचूर हो गए। पूरे घर में ऐसा माहौल था जैसे शादी नहीं, किसी की मौत हो गई हो। हर कोई आंसू बहा रहा था।
यूं लगता था जैसे मैं जिंदगी की आखिरी सांस ले रही हूं और मीर आलम जाने किस तरह मेरी जुदाई के गम को बर्दाश्त कर रहा था। यूं दो मोहब्बत करने वाले चुपचाप और किसी से शको किए बगैर जुदाई की सूली पर चढ़ गए। आज भी उसकी याद दिल पर सख्त है। अगरचा घर में शरीफाना जिंदगी गुजार रही हूं, लेकिन मीर आलम की याद आ जाती है तो दिल बंद होने लगता है। खुदा जाने वालिदैन क्यों रिश्ते तय करते हुए गफलत से काम लेते हैं और मासूम दिलों का खून हो जाता है। मीर आलम दिल बर्दाश्ता होकर बैरून मुल्क चला गया और वापस न लौटा। ये अच्छा हुआ कि वो वापस न आया, वरना मेरी घर यलो जिंदगी वीरान हो सकती थी और मैं परेशानी की लहरों में बहती बहती मामूलात जिंदगी के धारों से कहीं दूर निकल जाती तो क्या होता। मेरे बच्चों का जीवन तो बर्बाद हो जाता।